हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपनी लास्ट वीडियो में डीएनए के बारे में पढ़ चुके हैं ना कि डीएनए क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, डीएनए और आरएनए किस तरीके से अलग होते हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट और बिल्कुल इजी सा है। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर है डीएनए का, तो हमने पढ़ा था कि डीएनए में क्या क्या चीजें होती हैं। एक पेंटोज शुगर होता है, उसकी एक पोजीशन पे बेस जुड़ता है, सेकंड जो फिफ्थ पोजीशन है उसके साथ फॉस्फोरिक एसिड होता है और फिर वो आपस में कंबाइन होते हैं ना। तो अब वो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन थी, अब उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो जो डीएनए का स्ट्रक्चर है हम उसको टू पार्ट्स में पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर। फर्स्ट है प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो अब प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या कहता है बेटा? इट गिव्स the sequence of nucleotides. Sequence of nucleotides in polynucleotide chain और nucleic acid. तो क्या बताता है ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है हमें? सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड कि भाई अब वो जो बहुत बड़ी चेन थी पॉलीन्यूक्लियोटाइड जिसको हम बोल रहे हैं, तो अब उसमें जो हजारों की संख्या में न्यूक्लियोटाइड है उनकी सीक्वेंस क्या होगी। तो अब सोच रहे हैं न्यूक्लियोटाइड तो सेम ही होता है। अब वो जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें मेन डिफरेंस किस चीज का होता है बेटा? बेस का, है ना। किसी में एडेनिन है, किसी में गुआनिन है, किसी में थाइमिन है, किसी में कोई बेस जुड़ा हुआ है। भी बाकी तो सारी चीजें सेम ही है, भाई पेंटोज शुगर है, भाई फॉस्फोरिक एसिड है, सब कुछ सेम ही है। बट जो मेन डिफरेंस किसका है? वो बेसिस का। तो आप कह सकते हो कि इट इज द सीक्वेंस ऑफ बेस जिसके ऊपर मेन डिफरेंस हो रहा है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर बेसिस को लेकर के है। प्राइमरी स्ट्रक्चर हमें सीक्वेंस ऑफ बेस बताया। और आपको बता दूं कि जो हमारे पास जो एक डीएनए होता है उसके अंदर मिलियंस ऑफ पेयर ऑफ बेसिस बनते हैं, मिलियंस ऑफ पेयर ऑफ बेसिस बनते हैं। इसीलिए हर पर्सन के अंदर पर्सन टू पर्सन वो पेयर चेंज हो जाता है। इसीलिए हर एक पर्सन का जो डीएनए होता है वो अलग होता है। तो ये जो सीक्वेंस होगी किसकी होगी? ये सीक्वेंस होगी न्यूक्लियोटाइड की। एंड जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल, यही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो सारी इंफॉर्मेशन इसी के अंदर ही होती है। और हम किसी भी तरीके से, अभी हमारे पास ऐसा कोई भी मेथड नहीं है जिससे हम इस डीएनए की सीक्वेंस को चेंज कर पाए। अगर ऐसा कुछ होता तो फिर जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो सक्सेसफुली नहीं होती, है ना। हम किसी भी नॉन मेथड से, किसी भी तरीके से इस सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेटा अब जो हमारे पास जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो किसके बारे में बता रहा है? सीक्वेंस के बारे में। और वो एक्चुअल में वो सीक्वेंस है किसकी? वो सीक्वेंस है किसकी एक्चुअल में? वो सीक्वेंस है इन बेसिस, है ना। भी हम कहने को तो कह रहे हैं कि न्यूक्लियोटाइड, बट एक्चुअल में न्यूक्लियोटाइड के अंदर भी कौन है? बेस, जो कि डिफर होंगे। तो ये जो बेस पेयर बन गई हमारे पास, ये जो सीक्वेंस है ये पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होती है और उसी की वजह से जो डीएनए होता है वो अलग हो सकता है। ठीक है, तो जो हमारे पास जो डीएनए की जो चेन बनेगी उसके अंदर ये वाली फॉर्म हो गया ये प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब आते हैं हम अपना जो नेक्स्ट है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो बहुत डीप में पढ़ा हुआ भी होगा, है ना। तो जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा ध्यान से देखा। अब हमारे पास आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अब हेलिकल का मतलब जानते हो, हेलिक्स फॉर्म में होगी, हेलिक्स है ना, स्पाइरल फॉर्म में कह सकते हो। और डबल का मतलब वो जो हेलिक्स होगी वो दो हेलिक्स होंगी। जैसे कि मैं बनाऊं, ठीक है, और कुछ इस तरीके से, ठीक है। डबल हेलिक्स होंगी जो लगातार एक दूसरे के ऊपर बाउंड हो रही है, लिपट रही है।
फिर दूसरी चीज जो है बेटा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये राइट हैंडेड होगा या लेफ्ट हैंडेड होगा, जैसे कि प्रोटीन में पढ़ा था हमने राइट हैंडेड होता है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, लेफ्ट हैंडेड या राइट हैंडेड हो सकता है। और दूसरी बात, दीज आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, एंटी पैरेलल टू ईच अदर। अगर ये 5 से स्टार्ट होकर के 3 पे जाता है तो ये 3 से स्टार्ट होकर के 5। अब आप सोच रहे हैं कि 5 क्या है, 3 क्या है, तो ये चीज कहां से निकल के आती है, वो जो हमने पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाया था। अगर आप भूल गए हैं तो देखो ध्यान से, हमने कुछ ऐसा पढ़ा था पॉलीन्यूक्लियोटाइड में, ये जो फर्स्ट पोजीशन थी यहाँ पर बेस जुड़ा था, H था, डीएनए की बात करूं तो, है ना। अब ये जो तीसरा था, तीसरे से कौन जुड़ा हुआ था, जो सेकंड, जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड था ना, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। और फिर यहाँ पर 5वां था, और ये भी किसके साथ जुड़ा हुआ था बेटा, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। मतलब कि जो तीसरा है और जो 5वां कार्बन है वो ही चेन बनाते हैं, वो ही चेन में पार्टिसिपेट करते हैं ना। तीसरे चेन से नीचे की तरफ जुड़ी हुई है, 5वां वाला ऊपर का हाथ पकड़ा हुआ है, तो इसीलिए ये यहाँ से 5 और 3 लिखा हुआ होता है कि 5 से 3 और 3 से 5 दोनों के दोनों एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होंगे। ये चीज ध्यान रखना। हेलिकल है, और वो जो हेलिकल होगा वो लेफ्ट हैंडेड भी हो सकता है और राइट हैंडेड भी, मतलब लेफ्ट हैंडेड डायरेक्शन में भी कोई हुआ होगा या राइट हैंडेड में, कोई मैटर नहीं करता, बट ये चीज ध्यान रखना कि ये एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होंगे। अब जो दूसरी चीज है, अब ये जो 5 और 3 है, इनके बीच में जो बेसिस लगे हुए हैं, इनके बीच में जो बेस होंगे वो बेस की सीक्वेंस है, वो बेस कहां पर अरेंज होंगे। जैसे कि मैं मान के चलूं कि ये हमारा जो स्ट्रैंड है उसमें बेस कुछ इस तरीके से है, ए टी जी सी सी जी टी ए, कुछ इस तरीके से, कुछ भी लगा लो आप, ठीक है, कुछ भी सीक्वेंस हो सकती है। मैंने कहा ना कि एक डीएनए के अंदर मिलियंस ऑफ पेयर बनते हैं बेसिस के, और इसी वजह से पर्सन टू पर्सन वो अलग होता है। तो दूसरी चीज, पहली चीज क्या होगी कि एंटी पैरेलल होती है, दूसरी चीज क्या होगी कि दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का अगर हिंदी में बोले तो क्या होता है, पूरक होते हैं। कि मतलब अगर मुझे एक स्ट्रैंड के बेस का पता लग जाए तो मैं जो सेकंड स्ट्रैंड है उनके बेसिस की सीक्वेंस का पता लगा सकता हूँ, सिंपल सा। और वो कैसे पता लगाऊंगा कि जो ए है, एडेनिन है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है थायमिन के साथ, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। एंड वी नो दैट हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर हाईली स्पेसिफिक। ऐसे ही वंडरवाल के जैसे नहीं होते कि किसी के बीच में बन जाएंगे, है ना, हाईली स्पेसिफिक होते हैं। तो जो एडेनिन होगा वो किसके साथ बनाएगा, थायमिन के साथ बनाएगा। और जो गुआनिन होगा वो किसके साथ बनाता है, साइटोसिन के साथ। बट नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर 3, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। और जबकि एडेनिन और थायमिन के अंदर ओनली 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। तो जो ए होगा, ए किससे जुड़ेगा बेटा, टी के साथ। टी होगा वो किससे जुड़ेगा, ए के साथ। जो जी होगा वो किसके साथ जुड़ेगा, सी के साथ। अब जो सी है वो जी के साथ, जो सी है वो जी के साथ, जो जी है वो सी, और टी है जो के। मतलब कि मैं बहुत इजीली उनकी जो दूसरा स्ट्रैंड है उसमें बता सकता हूं ना, जो दूसरा स्ट्रैंड है मैं उनमें बता सकता हूं। मतलब कि अगर मैं सिंपल एग्जाम में आता है कि दिस इज फर्स्ट स्ट्रैंड, ठीक है, बेस सीक्वेंस इन फर्स्ट स्ट्रैंड, देन फाइंड आउट द बेस स्ट्रैंड इन सेकंड। तब ए टी टी ए जी सी सी जी टी ए एंड ए टी, है ना, ये चीज ध्यान रखना। एंड जो अब इसका मतलब क्या होगा कि जो ए है वो टी के साथ बॉन्ड बनाएगा, इसलिए मैं कह सकता हूं कि द नंबर ऑफ बेसिस ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ थायमिन। और जो जी के मोल्स होंगे वो सी के मोल्स होंगे। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं बेटा कि ए प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी, है ना, सिंपल सा कुछ। कि जो a प्लस जी होगा वो किसके इक्वल होगा, t प्लस सी के इक्वल होगा। जो बेस पेयर होंगे कॉम्प्लीमेंट्री होंगे सबके सब एक दूसरे के। अब ये जो 2 स्ट्रैंड एक दूसरे के कोइल अराउंड है, हम इसको हटा सकते हैं। और कैसे हटेंगे ये दोनों के दोनों, हम इसको जब हीट करते हैं और जिस टेम्परेचर के ऊपर ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, उस टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग। ठीक है, क्या कहता है
the two strands can be separated from each other. These two strands can be separated from each other. Can be separated, एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं by heating, called melting process. And the temperature at which it occurs called melting temperature. ठीक है, अब ये तो सिंपल सा काम हो गया। ठीक है, अब हम जानते हैं कि भाई किसी को मेल्ट करके अलग करना सिंपल सी बात हो गई कि अब कि हम उनके बीच के बॉन्ड्स ब्रेक करवा देंगे ना, सिंपल सा केस। तो अब क्या कहता है कि अब हम जानते हैं कि भाई जो डीएनए है जितने भी पर्सन्स होंगे सबका अलग अलग होगा। डीएनए की कंपोजिशंस अलग अलग होती है, स्पीसीज टू स्पीसीज डीएनए कंपोजिशन वेरी। ठीक है, मतलब कि किसी में हो सकता है ए और टी की अमाउंट ज्यादा हो, किसी में जी और सी की अमाउंट ज्यादा हो। तो अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अज्यूम करो मेरे पास दो डीएनए है एक्स एंड वाई एंड द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ वाई। जो मेल्टिंग टेम्परेचर है एक्स का वो वाई से ज्यादा है। ठीक है, तो क्या आप अज्यूम कर सकते हो, क्या आप उनकी कंपोजिशन के बारे में बता सकते हो कि किसमें कौन सी किस टाइप के बेसिस ज्यादा होंगे, किसमें एडेनिन और थाइमिन ज्यादा होंगे, किसमें गुआनिन और साइटोसिन ज्यादा होंगे। आप अज्यूम कर सकते हो सिर्फ मेल्टिंग टेम्परेचर की हेल्प से। कहता है कि जो एक्स है उसका मेल्टिंग टेम्परेचर वाई के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। तो हाउ कैन वी फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ बेसिस, कैसे बता पाएंगे? तो सिंपल सी बात है, मैंने कहा कि जो मेल्टिंग होती है वो नेचर ऑफ फोर्स पे डिपेंड करती है, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स पे। फोर्स की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी मेल्टिंग टेम्परेचर उतना ज्यादा हो जाएगा, है ना। बिल्कुल सिंपल सा है, जो कि हम 6-7 क्लास से पढ़ते आते हैं। अब जो कहता है कि भाई ए और टी में तो डबल बॉन्ड है ना, ए और टी में डबल बॉन्ड है और जी और सी में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड काम कर रहा है। ए और टी में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, जी और सी में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां पर ज्यादा होगा? जी और सी में। तो जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका सिंपल सा मतलब क्या होगा कि वहां पे प्रेजेंस ऑफ बेस गुआनिन एंड साइटोसिन इज ग्रेटर देन द अदर। कि जितने ज्यादा जी और सी होंगे उतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और उसी की वजह से उसका मेल्टिंग टेम्परेचर भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। अब जो कहता है कि हमने इनको सेपरेट तो कर दिया, अगर मैं इसको प्रोसेस को रिवर्स कर दूं, मैं इसको कूल डाउन करूं, तो क्या कहता है कि दोनों के दोनों वापस हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। हाइब्रिडाइज ऑन कूलिंग, हाइब्रिडाइज ऑन कूलिंग एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनलिंग, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनलिंग। ठीक है, जब हमने इसको हीट किया तो सेपरेट हो गया, जब हमने इसको कूल किया तो हाइब्रिडाइज हो गए, वापस के वापस एक दूसरे के कोइल अराउंड हो गए। ठीक है, तो दिस इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होगा, एक दूसरे के क्या होंगे, एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होंगे, बेस सीक्वेंस होंगे, इसलिए हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर मुझे इन्हें वन स्टैंड बेसिस की सीक्वेंस पता लग जाए तो मैं सेकंड की इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं। ठीक है, और ये हमारा बिल्कुल इजी सा होता है, तो इसको आप ध्यान से करना और जो बाकी के क्वेश्चंस है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए बिल्कुल सिंपल सा ही है। तो स्ट्रक्चर ऑफ जो आरएनए होता है वो भी सेम वही होता है, बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, तो कहता है कि जो स्ट्रक्चर होता है सिमिलर टू डीएनए, जो डीएनए है उसी के जैसा ही इसका स्ट्रक्चर होता है, छोटा सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस आता कहां पर है? कहता है कि जो आरएनए का स्ट्रक्चर है वो डीएनए के सिमिलर होता है, बट इट इज ए सिंगल स्ट्रैंड, इट इज
सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर। आई ना समझ में, वो था डबल स्ट्रैंडेड, जबकि ये क्या है बेटा, सिंगल स्ट्रैंडेड है, एक ही स्ट्रैंड होता है। इसके अंदर भी बेसिस तो होते ही है, तो डिफरेंस क्या होता है कि वहां पर थायमिन था डीएनए में, यहाँ पर यूरेसिल हो जाएगा, तो बस सिर्फ एक बेस का डिफरेंस होता है। वापस ये भी हेलिकल ही होती है, उसमें डबल हेलिकल था, ये सिंगल हेलिकल है। हाँ, बट ये भी कई बार डबल हेलिकल हो जाता है। तो डबल हेलिकल का मतलब ये नहीं हो कि एक स्ट्रैंड और आ गया, कहता है कि ये फोल्ड अप हो जाता है, फोल्ड अप, और उस फोल्डिंग की वजह से ये भी डबल हेलिकल जैसा दिखने लग जाता है एक्चुअल में सिंगल स्ट्रैंड ही है, बट ड्यू टू फोल्डिंग, फोल्ड बैक की वजह से ये भी किसकी तरह दिखने लग जाता है, डबल के जैसे दिखने लग जाता है। बाकी इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं। ठीक है, अब जो हमारे पास आरएनए है वो 3 टाइप्स के होते हैं, सभी की जो फंक्शनिंग होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं वो, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। तो जो इनके फंक्शन है, ठीक है, जो वर्किंग है वो अलग अलग होती है। तो जो इनकी फंक्शनिंग है नाम से पता लग रहा है, मैसेंजर है, ट्रांसफर है एंड राइबोसोमल। ठीक है, इतना डीप में केमिस्ट्री में नहीं है। ठीक है, तो आईआईटी के क्वेश्चंस में भी इतने डीप में नहीं पूछते, बात नहीं देखती तो वो बच्चे बायोलॉजी में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास फिंगरप्रिंटिंग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फिंगरप्रिंटिंग। व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है वो एक्चुअल में होती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब नाम बहुत ज्यादा सुना होगा, है ना, यूपी में कोई जो मंत्री था, शायद मेरा नाम ध्यान नहीं आ रहा, तिवारी, तो उसका भी पेरेंटिंग टेस्ट हुआ था डीएनए को लेकर। ठीक है, तो मतलब कि जो डीएनए टेस्ट है ये हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करता है क्रिमिनल केसेस को सोल्व करने में भी, और जो बाकी के अदर केसेस हैं उनको भी सोल्व करने में। तो ऐसा क्या है इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में? भी फिंगरप्रिंट तो हमारे भी होते हैं, जो ये उंगलियां, इनके टिप्स पे जो प्रिंट्स होते हैं वो भी किसी के भी मैच नहीं करते हैं, है ना, तो फिर डीएनए की क्या रिक्वायरमेंट है, इसी काम चला देंगे। बट कहता है बेटा कि जो हमारे जो टिप्स के जो प्रिंट होते हैं उनको हम सर्जरी से चेंज कर सकते हैं, सिंपल सर्जरी करो चेंज हो जाएंगे। बट जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, जो डीएनए के अंदर जो बेस सीक्वेंस है वो किसी भी नोन मेथड से अल्टर नहीं हो सकती, वो चेंज ही नहीं हो सकती। हो सकता है कि फ्यूचर में जो साइंटिस्ट हैं वो कुछ ऐसा सर्च कर ले जिससे डीएनए में चेंज किया जा सकता है, बट अभी तक नॉन से तो भी यही है कि अभी तक ऐसा कोई भी मेथड नहीं है जिससे हम डीएनए में कोई चेंजेस कर पाए। तो कहता है कि जो डीएनए के अंदर होती, क्या हमने पढ़ा था अभी, सीक्वेंस ऑफ बेस, एंड ए पर्सन डीएनए हैव ए मिलियन ऑफ पेयर ऑफ बेसेस, या बेस पेयर कह सकते हो, मिलियंस ऑफ बेस पेयर होते हैं। अब उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ तो क्या होगा, पूरा का पूरा डीएनए चेंज हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो इसी वजह से जो डीएनए कहता है कि किन्हीं भी 2 पर्सन का डीएनए मैच नहीं होता, उन सब के अंदर जो बेस पेयर सीक्वेंस होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो डीएनए हमारी बहुत सारी चीजों में हेल्प करती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो इसी चीज को बोलते हैं, और यही इंफॉर्मेशंस को खुद के अंदर कोडेड रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा टॉपिक था, खत्म हो गया। अगर इसके ऊपर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे लाइक आईआईटी और नीट के लिए या सीबीएसई के लिए भी, तो वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो।